हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो देखते हैं ये है क्या। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन बताऊंगा। स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों। यहां पर ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले चार्ज की स्टडी की थी जो कि रेस्ट में थे, और याद कीजिए जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। पर आज का टॉपिक क्या है, चार्ज की स्टडी करना, वो भी किस में है बच्चों, मोशन में। मतलब इस पूरे चैप्टर में चार्ज हमेशा क्या करेंगे, मोशन करेंगे, हमेशा मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ लिए हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कहें सिंपली करंट क्या होता है। तो करंट को हम डिस्कस करते हैं। बच्चों करंट को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब पानी फ्लो होता है तो हम उसे बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर करंट। और जब एयर फ्लो होती है तो हम कहते हैं कि ये एयर करंट है। वैसे ही जब चार्ज फ्लो होते हैं, याद रखिएगा, जब चार्ज फ्लो होंगे तो हम कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज करंट, करंट होता है करंट क्या होता है बच्चों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। The rate of flow of charge is called electric current. उम्मीद करता हूं आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। जब पानी फ्लो होता है तो आप क्या कहते हैं, जब वाटर फ्लो होता है तो आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि ये क्या होगा, तो ये होता है वाटर करंट। जब एयर फ्लो होती है तो हम कहते हैं एयर करंट। और जब चार्ज फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगा, जब चार्ज फ्लो होता है तो हम क्या कहेंगे, चार्ज का फ्लो होना इज कॉल्ड करंट। पर यहाँ पर एक नया शब्द भी है, रेट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन तो लिखवा चुका हूँ, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। और सर रेट का मतलब होता है कितने टाइम में, तो नीचे क्या आएगा बच्चों, टाइम टेकन। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया है चार्ज को फ्लो होने में। तो करंट को लिख देते हैं, करंट इज डिनोटेड बाय, करंट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई, किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है वो स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी मैं दोनों से ही डिनोट कर दिया करूंगा, स्मॉल आई से भी या फिर कैपिटल आई से भी। तो करंट को मैं डिनोट किससे कर रहा हूं बच्चों, स्मॉल आई से। और चार्ज को तो पता ही है आपको, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। और टाइम को आप किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल टी से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल टी से। मान लीजिए कि कभी वायर जो है बहुत ही छोटा है और उसका एरिया भी बहुत छोटा है। तो एरिया छोटा होगा तो बच्चों उसमें से चार्ज भी कितने फ्लो होंगे, बहुत ही छोटे, हाँ है ना। कभी उस एरिया में से स्मॉल चार्ज फ्लो हो रहे हैं डी क्यू, और कितना टाइम ले रहा है उस चार्ज को फ्लो होने में डी टी। तो कभी हम डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखें तो आई इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर Q बाई टी कब यूज़ करूँगा, जब आप पूरे चार्ज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, और जब आप स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं गिवन टाइम में, तो मैं यहाँ पर यूज़ क्या करूँगा, dQ बाई dt। तो यहाँ पर करंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब करंट की मैं यूनिट देखता हूँ। तो करंट की जो यूनिट होती है मैं यहाँ लिखता हूँ, यूनिट ऑफ करंट क्या होगी। तो बच्चों करंट की यूनिट देखने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बताएं, आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। अब आप बताएं चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट बहुत ही फेमस है, कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकेंड। तो करंट की यूनिट जो होगी, करंट की यूनिट जो होने वाली है वो होने वाली है कूलम पर सेकेंड, या फिर कहें
कूलम पर सेकेंड CS-1। पर आपको बता दूं, कूलम पर सेकेंड को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है और कूलम पर सेकेंड का स्पेशल नाम जो है वो क्या है, एम्पियर, जिसकी स्मॉल कभी हम सिर्फ 1 लीटर में लिखें तो कैपिटल है। तो करंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। तो आप कहेंगे सर कूलम पर सेकेंड क्या होती है, तो कूलम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है बच्चों, एम्पियर कहा जाता है। तो करंट की यूनिट समझ में आ गई। अब बच्चों करंट की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है, तो 1 एम्पियर क्या होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 एम्पियर को आप क्या करें बच्चों, डिफाइन करें। तो 1 एम्पियर क्या होता है, सोच के बताओ। तो आपसे कोई कहे कि सर 1 एम्पियर क्या होता है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट बताता हूँ। देखिए I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, हाँ है ना। I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। कभी मैं यहाँ पर 1 एम्पियर लिखूँ तो बच्चों बताओ चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, और टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। देखिए सोचने की बात है, सोचने की बात है। 1 कूलम और मैं टाइम को क्या लिख रहा हूं बच्चों, 1 सेकेंड। अब सोचिए 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कभी 1 सेकेंड में, कितने बच्चों, 1 सेकेंड में कभी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाए उस वायर से, तो हम कहेंगे कि उस टाइम करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, क्या होगी, इफ 1 एम्पियर, इफ 1 कूलम, if 1 coulomb of charge flow through, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, if 1 coulomb of charge flow through the wire in कितने सेकेंड बच्चों, in 1 second, then current flowing through the wire, current flowing through the wire is called 1 एम्पियर। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखिए मैं फिर से समझाता हूं। देखिए करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/T। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गई, कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, हाँ है ना। तो कभी आपसे कोई कहे कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कभी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो किसी वायर से, वो भी कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा बच्चों, कितना करंट, 1 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 एम्पियर तो स्पेशल यूनिट है, पर आपको बता दो 1 एम्पियर के अलावा भी और भी यूनिट होती है, जैसे 1 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर क्या होता है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो कितना होता है, तो माइक्रो जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। और सर किलो, कभी किलो आ जाए तो किलो एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ यूज़ आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं कि कहाँ कहाँ यूज़ आएंगे। तो बच्चों जैसे आपसे कोई कहे कि 1 एम्पियर कहाँ यूज़ होता है, तो बच्चों जनरली आपके घर में जो भी डिवाइसेस है, चाहे पंखा हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, इनमें आपको 1 एम्पियर करंट यूज़ होता है। कितना करंट यूज़ होता है बच्चों, 1 एम्पियर। जैसे मोबाइल चार्जिंग, इनमें तो और कम होता है, पर आपके घर में जो भी अप्लायंसेस नज़र आते हैं उनमें कितना करंट फ्लो होता है, 1 एम्पियर लगभग। और सर माइक्रो एम्पियर बच्चों, आपके जो नर्व्स होती है, नर्व्स मतलब आप जानते हो कि आपकी जो नसें होती हैं, उस नर्व्स में कितना करंट फ्लो होता है, तकरीबन 10⁻⁻6 एम्पियर। कितना बच्चों, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आपको थोड़ा सा आइडिया पता चला होगा कि कितना करंट फ्लो होता है आपके शरीर में और अदर अप्लायंसेस में। तो आपको 1 एम्पियर समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज़, अब इसकी जो डायमेंशन क्या होती है, तो बच्चों आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि करंट जो होती है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन एम्पियर ही होगी। क्या होगी बच्चों, ए होगी। मतलब इसके डायमेंशन को हम पूरा लिखें तो क्या होगी बच्चों, m0, l0, t0 और a⁻1, या फिर सिंपली कहें कि a।
इसके डायमेंशन पता चल गई। अब आपसे कोई पूछे कि भैया करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो बताएं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की एक डायरेक्शन होगी। जवाब है कि करंट की कोई डायरेक्शन, यस 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 यस, करंट की डायरेक्शन ज़रूर होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। मैं इसका जवाब देता हूँ, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट, हमेशा बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि करंट स्केलर क्यों है, और एग्जाम में आ भी सकता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो करंट इज अ कौन सी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ स्केलर पे। तो मैं बताता हूँ करंट स्केलर क्यों है। तो मेरे पास दो रीज़न है। कितने रीज़न है बच्चों? दो रीज़न है इसके। तो पहला रीज़न मैं बताता हूँ, रीज़न नंबर 1। तो बच्चों रीज़न नंबर 1, आई क्या होता है? Q/T, हाँ है ना। अब देखिए Q क्या है? Q चार्ज है, और चार्ज क्या होता है बच्चों? स्केलर। और टाइम भी क्या है? स्केलर। और बच्चों ये दोनों ही स्केलर होने की वजह से करंट क्या होता है बच्चों? स्केलर। पहला रीज़न आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, छोटे बच्चों को इसी से समझाया जाता है, जैसे कि क्लास 10th के बच्चों को, कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। ये रीज़न नंबर 1 है। पर आप बड़े बच्चे हो बच्चों, तो इसलिए मैं आपको रीज़न नंबर 2 भी समझाऊंगा। रीज़न नंबर 2 क्या है? देखिए, रीज़न नंबर 2 ये है कि मान लीजिए यहाँ से इस वायर से 4 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। कितना करंट फ्लो रहा है बच्चों? 4 एम्पियर। और इस वायर से करंट फ्लो रहा है 3 एम्पियर, और दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपको बता दूं कि इस वायर से कितना करंट फ्लो होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो वेक्टर की प्रॉपर्टी लगेगी। जवाब है नहीं बच्चों, वेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। रीज़न क्या है कि करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ से 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर। तो बता दूं यहाँ से टोटल कितना करंट फ्लो होगा? 7 एम्पियर। तो आपको रीज़न नंबर 2 समझ में आया होगा। और रीज़न नंबर 2 क्या है आपको बता दूं, current does not show वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, और इसी वजह से करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ है ना। याद कीजिए, कभी वेक्टर होता तो यहाँ पर आप क्या लेते? √a² + b² + 2ab cos थीटा। जबकि हमने ऐसा देखा है कि करंट वेक्टर एडिशन को शो नहीं करता, सिर्फ किसे शो करता है? स्केलर एडिशन। मतलब 4 + 3 = 7 एम्पियर। और डायरेक्ट एडिशन सिर्फ किस में होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी में। तो आपको करंट के बारे में समझ में आया होगा, करंट क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन क्या मानी गई है। तो मैं करंट की डायमेंशन को समझाता हूँ, डायरेक्शन को समझाता हूँ। रुकिएगा, देखिए, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है मैं बता रहा हूँ। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, कन्वेंशनल करंट, या फिर कहें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग में 2 डाल देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए ये एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ये दिख रहा होगा वायर जैसा, ये वायर, और इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बता दूं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमने ऐसा माना है कि कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, ऐसा माना गया है। देखिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता भी हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से क्या कनेक्टेड है बच्चों? एक बैटरी कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है, हाँ है ना। अब बच्चों बताएं, अब आप बताएं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन
होंगे कि नहीं होंगे आप बताएं? बिल्कुल होंगे। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इस बैटरी के पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, हाँ है ना। ये नेगेटिव चार्ज जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, हाँ है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन कभी इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? करंट जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं, नोट डाल देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट is assumed to flow the opposite direction of flow of electrons। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने ऐसा माना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट फ्लो होगा। कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कभी इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो आपको करंट का मतलब समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, बच्चों। चलिए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। किस पर? करंट पर। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं करंट पर। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज। इसका मतलब क्या है कि कभी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, वो भी कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो हमसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो देखते हैं बच्चों, टाइम कितना दिया हुआ है देखते हैं। तो टाइम जो दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है, देखिए। और साथ के साथ आपको करंट दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 एम्पियर। और आपसे पूछा है हाउ मेनी, चार्ज नहीं पूछा है, हाउ मेनी क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम n मान लेते हैं। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। और आपको एक और बात पता होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q जो होता है वो क्या होता है? NE/T। I = Q/T और Q को हम क्या लिख सकते हैं? NE/T। यहाँ पर I की जगह हम कितना लिख देंगे बच्चों? 1 एम्पियर। N आपको निकालना है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे याद कर ले बच्चों, ये हमेशा ही काम आता है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में। और टाइम की जगह कितना लिख दे बच्चों? 1 सेकेंड लिख दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे n इंटू कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। बहुत ही सिंपल चल रहा है। और n कितना आ जाएगा? तो 1 से इस डिजिट को आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें बच्चों। 1 से इस डिजिट को डिवाइड कर दें तो 1.6 × 10⁻⁻19। कभी आप इसे डिवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा कि कभी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, वो भी कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? तो बच्चों आपको बता दूं, इसे जब डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है 6.25 × 10⁻18। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार चेक कर लूँ। 6.25 × 10⁻18, यह बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसे नोट डाउन कर ले। मैं रेड पेन से लिख दूं कि ये क्वेश्चन आपके किस में मिलेगा? आपको ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर मिलता है। क्या बच्चों? कि कभी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वायर से, वो भी कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बच्चों? 6.25 × 10⁻18। बहुत से बच्चों को Q = NE नहीं पता, तो बता दूं ये होता है, क्या होता है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कहाँ स्टडी किया है? तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही इसे स्टडी किया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप। हाउ मेनी का मतलब हमें ए निकालना है।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट। तो आपको क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है बच्चों 1 मिनट, और आप ये तो भली भांति जानते होंगे कि मिनट एसआई यूनिट नहीं होती। तो क्या होती है बच्चों एसआई यूनिट मिनट की? मिनट नहीं होती, क्या होती है बच्चों? टाइम की एसआई यूनिट। तो 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। ये आपको पता होगा। टाइम की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड। और आपको क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट कितना दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। कितना दिया है बच्चों? 300 मिली एम्पियर। और टाइम जो है वो 1 मिनट था, तो 300 मिली एम्पियर। और बच्चों मिली कितना होता है 10⁻³ एम्पियर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है n, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा उसने चार्ज नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निकालते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है I = Q/T, ये आप सभी जानते हैं। और Q क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से NE/T, ये भी आप जानते हैं। कभी आपको n निकालना है तो क्या कर दें? I का मल्टीप्लाई T से कर दें और डिवाइड किससे कर दें बच्चों? E से। हाँ है ना बच्चों? I कितना दिया हुआ है तो चेक कीजिए। I दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। और T कितना है? तो T जो है वो है 60 सेकेंड्स। और टाइम जो दिया हुआ है टाइम जो दिया हुआ है कितना है? 60 सेकेंड। और E आपको पता होना चाहिए। E क्या होता है बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आएगा वो बहुत ही बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन्स लेवल पे चल रही है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। 1 सेकंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो चुके होंगे। आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1.125 × 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो चुके होंगे 1 सेकेंड में बच्चों। 1 मिनट में जब 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और कभी हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत बड़ा डेटा है। 10⁻18 मतलब 1 के आगे 18 जीरो लगे होंगे। तो आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन भी यहीं ले लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा ग्राफिकल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है किसका? करंट वर्सेस टाइम का। करंट जो है वो एम्पियर में दिया है और टाइम किस में दिया हुआ है? सेकेंड में। और ये आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये ग्राफ है। तो यहाँ पर 0 डेटा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 ले लेते हैं काम, यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं 5, और यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और ये जो है वो 5 ले लेते हैं। अब आपसे पूछा है कि भैया चार्ज निकालो। क्या निकालो बच्चों? चार्ज कैलकुलेट करो। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो बच्चों कभी आप फॉर्मूला देखें तो I क्या होता है? Q/T। क्या होता है बच्चों? Q/T। पर ग्राफ में तो आप Q/T नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता दूँ जो नया फॉर्मूला है। कभी आपको चार्ज निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? चार्ज निकालना है। तो वो क्या होगा? I × T, या फिर कहें कि एरिया अंडर IT ग्राफ। कौन सा ग्राफ बच्चों? IT ग्राफ के अंदर का कभी आपने एरिया निकाल लिया तो वही क्या होगा? टोटल चार्ज होंगे। ये नई चीज़ है जो कि पहली बार सुन रहे हैं, पर याद कर लें। क्या होता है बच्चों? कभी आपको ग्राफ दे दिया जाए करंट और टाइम का। किसका बच्चों? करंट और टाइम का। और आपसे पूछा है चार्ज निकालो, तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एरिया। तो एरिया कैसे निकाले देखते हैं बच्चों। एरिया निकालने के लिए आपको दो फिगर नज़र आ रहे होंगे। पहले फिगर में आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा और दूसरे फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा होगा? रेक्टेंगल। तो यहाँ पर चार्ज जो निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा 1 का और एरिया निकालना होगा 2 का। हाँ बच्चों। अब आपसे कोई पूछे कि सर पहला जो एरिया है वो किस शेप का है, तो आप कहेंगे ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस। तो बच्चों बताओ बेस कितनी है? बेस कितनी है? तो आप कहेंगे सर बेस तो 5 है। हाँ है ना। और हाइट कितनी है? तो आप कहेंगे सर हाइट भी कितनी है? 5 है। ये हाइट भी कितनी है बच्चों? 5। तो यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया।
और बच्चों जो सेकंड जो है, सेकंड आप सेकंड को देखें तो सेकंड जो है वो किस शेप का है, तो रेक्टेंगल शेप का है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप बता सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक 5 है और ये 10 है, तो ये टोटल जो होगा, ये बेस जो होगा वो भी 5 होगा और हाइट कितनी होगी, 5 होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 5। कभी आप इसे सॉल्व करें तो 5 5 are 25 और 25 बाय 2 इज 12.5। कितना होगा बच्चों, 12.5। ये 12.5 और ये 25, तो टोटल मिलकर कितना आ जाएगा, 37.5 कूलम्ब। क्या बच्चों, 37.5 कूलम्ब। कितना आ जाएगा बच्चों, 37.5 कूलम्ब। तो आपको समझ में आया होगा कि करंट में ज़्यादा वैरायटी नहीं है। कभी आपको करंट निकालना है तो Q/T फॉर्मूला लगेगा, और कभी आपको चार्ज निकालना है तो I/T लगेगा। क्या लगेगा, I/T। पर जब ग्राफ दिया है तो आपको एरिया निकालना होगा, एरिया अंडर IT ग्राफ। I और T ग्राफ के अंदर का एरिया जो होगा वो होगा चार्ज। चार्ज कैसे निकालते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। क्या शुरू करेंगे बच्चों, ओम्स लॉ। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें।